नमस्कार, बुलेट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, बुलेट न्यूज की खास कार्यक्रम संवाद में आज हम बात करने वाले हैं किसानों के से जुड़े। किसानों से जुड़े इसलिए बात करने वाले हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानून पर रोक लगा दिया कि अभी वो पारित नहीं हो पाएगा, बावजूद किसान ट्रैक्टर मार्च करने को 26 जनवरी को क्यों तैयार हैं? क्या किसानों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? हमारे साथ इन सवालों के जवाब देने के लिए जुड़े हैं स्वतंत्र पत्रकार दिल्ली से हैं रमेश द्विवेदी सर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद राज। सर, सवाल आप सुन लिए होंगे। सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अब ये जो 3 कृषि कानून है अभी पारित नहीं हो सकता है, रोक लगा दिया गया है, बावजूद किसान सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो जाना चाहते हैं 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहार होते हैं और हमारे देश की स्वतंत्रता दिलाने में बहुत से किसानों का भी योगदान रहा है। बहुत सी ऐसी महान विभूतियां रही हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, तब हमारे देश को स्वतंत्रता जाकर मिली है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि राजपथ पर जो परेड होती है उस पर किसानों को किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मैं किसान नेताओं के बयान सुन रहा था, उसमें किसी ने ये भी कहा है कि राजपथ पर एक तरफ टैंक की परेड होगी तो दूसरी तरफ हम किसान लोग मिलकर के ट्रैक्टर की परेड करेंगे। तो इस टैंक परेड और ट्रैक्टर परेड की टक्कर से नुकसान हमारे देश की अस्मिता का ही होगा। और दूसरी तरफ ये तभी संभव है जब अभी दिल्ली बॉर्डर में किसान लगे हुए हैं। अगर वो दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके जबरन राजपथ पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी के भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं और दिल्ली पुलिस का भी सख्त पहरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति आएगी ना, तो फिर एक तरफ जवान होगा यानी हमारे सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग, दिल्ली पुलिस के लोग होंगे, और दूसरी तरफ किसान होगा। तो हमारा देश जय जवान और जय किसान इस नारे के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन जब यही दोनों आपस में टकराएंगे किसी भी वजह से, कौन सही है कौन गलत है मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, तो ये टकराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए, इससे बचा जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो देखिए ऐसा है कि हमारे देश में संस्थाएं जो हैं उन पर भरोसा रखना चाहिए। किसान संगठनों की 9 बार की मीटिंग हो चुकी है सरकार के साथ और हर बार उन्हें एक नई तारीख पर तारीख दी जाती है। तो इसको अगर आप इस नजरिए से देखिए कि सरकार भी बहुत अधिक नहीं झुकना चाहती है और किसान तो अपनी मांग पर ही अड़े हुए हैं। तो जब दोनों तरफ ही जिद पर लोग बैठ जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। और किसान संगठनों को चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उससे भी एक मेंबर है मान, वो हट भी गए हैं। तो अगर किसान अपनी जिद पर अड़े रहेंगे कि नहीं पहले इस कानून को वापस लिया जाए तभी हम बात करेंगे, तो ये कोई तरीका नहीं है। जब इस सरकार ये कह रही है कि पॉइंट वाइज हमसे डिस्कस कीजिए कि जितने भी इस कानून के प्रावधान है किस प्रावधान में क्या दिक्कत है, और आपने देखा होगा कि 2 मुद्दों पर समझौता भी हो गया है। बाकी जो 2 मुद्दे बचे हुए हैं उसमें भी आपसी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे, धमकी देंगे कि हम ट्रैक्टर का लेकर के परेड निकालेंगे 26 जनवरी को, ये सब करेंगे, तो इससे सरकार कितना दबाव में आएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किसान संगठनों को नहीं करना चाहिए। जो भी कमेटी बनाई गई है उसके सामने किसान संगठनों के नेताओं को जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। किसी बात पर अड़ कर उसका सोल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर सवाल किसानों की तरफ से करें, किसान ये कह रहे हैं सर कि जिस तरीके से ये कानून लाया गया, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी अभी वर्तमान में। उसके बाद आप अभी देखें वर्तमान में कि जो ये कानून है, किसानों का कहना है कि इसके आने से महंगाई बढ़ जाएगा, बाजारवाद हावी हो जाएगा, उसके बाद भंडारण की जो स्थिति है, भंडारण किया जाएगा, पूंजीपति हावी हो जाएंगे। किसानों को ये डर है। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई नए कानून आते हैं, सुधार की दृष्टिकोण से नए नए कानून लाए जाते हैं किसी भी फील्ड में हो, तो शुरुआती दौर में हमेशा विरोध होता रहा है। मैं उदाहरण इसका बहुत पुराना दूंगा, जब हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति आई थी राजीव गांधी जी के टाइम पर, तो जब बैंकों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा तो बहुत से लोग डर गए कि भाई ऐसा है कि सारा काम तो कंप्यूटर ही करेगा, तो ऐसे में बैंकों में लोगों को तो नौकरी ही नहीं मिलेगी। और जो पुराने कर्मचारी थे उनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सीखा और आज की तारीख में आप देख लीजिए कि बिना कंप्यूटर के किसी भी सेक्टर में कोई भी कार्य नहीं हो सकता।
अब हम आते हैं आपके इस सवाल पर कि क्या ये कानून जो है, बेशक इस कानून में बहुत सी अच्छाइयां हैं तो बहुत सी बुराइयां भी हैं। मैं बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर बात अपनी रख रहा हूँ, एक स्वतंत्र पत्रकार के नजरिए से अपनी बात रख रहा हूँ कि ये बात सच है कि हमारे खेती किसानी की जो प्रक्रिया है ना, वो पारंपरिक प्रक्रिया है। अगर उसको आधुनिक बनाया जाए तो इससे किसानों का ही भला होगा, उन्हीं की आमदनी बढ़ेगी। अब इसमें सवाल ये है कि जो किसानों का सबसे बड़ा आरोप है कि इससे हमारे जो बाहर के लोग हैं, यानी खास तौर पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, वो उसको कब्जा कर लेंगे। अब इसका एक उदाहरण मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पर देता हूँ। अब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी किसान ने, तो वो बटाई और तिहाई, मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, मेरी अपनी खेती है, तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसी दूसरे किसान को बटाई की मैं खेती दे देता हूँ या बलकट उठा देता हूँ, जिसका अर्थ ही यही होता है कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे और इसके बाद आपकी खेती एक फसल के लिए हमारी हुई और हम अपनी मर्जी से उस फसल में जो मन होगा बोएंगे और उसके बाद उसको बेचेंगे। अब यही कार्य जो है सरकार बड़े जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं उनसे कराएगी। तो इससे सरकार का फायदा होगा या किसानों का फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं जब बड़े बिजनेस घराने सामने आएंगे तो वो अपना फायदा पहले देखेंगे, किसानों का फायदा बाद में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस कानून में खामियां हैं, ऐसा मुझे भी लगता है। एमएसपी को लेकर जैसे सबसे बड़ा विवाद है, एपीएमसी को लेकर विवाद है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस कानून में सारी की सारी खामियां हैं। ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ खूबियां भी हैं। सरकार को उन खूबियों को हाईलाइट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसी बात ये सरकार करती है, तो इस सरकार को इतनी जल्दबाजी में कानून पास करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। सबको विश्वास में लेना चाहिए, किसान संगठनों को विश्वास में लेना चाहिए था। और आपने देखा होगा कि इसी कानून के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा भी दे दिया था। हनुमान सिंह बेनीवाल हैं, उन्होंने भी पहले सरकार का समर्थन किया था, लेकिन जब ये कानून आ गया तो उन्होंने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं किसान के जो सहयोगी संगठन है वो भी इस कानून के खिलाफ है। तो ऐसे में सरकार को ये समझना चाहिए कि भाई कौन सी बिंदुओं को लेकर ये इन लोगों की आपत्ति है, उसको दूर किया जाना चाहिए और सबको विश्वास में ले जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब ये बात ईगो की आ गई है, क्योंकि किसान संगठन भी बहुत अड़ गए हैं एक तरीके से, और सरकार भी बिल्कुल नहीं झुकना चाहती है। और मुझे लगता भी नहीं है, जो मोदी सरकार की कार्यशैली है उसको देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये किसान ये जो आंदोलन हो रहा है इसके दबाव में सरकार इतना आ जाएगी कि वो तीनों किसान बिल को वापस ले लेगी। हाँ, लेकिन ये सरकार अपने तरीके से काम भी कर रही है। अब उदाहरण के तौर पे मैं अगर बताऊं तो किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा हैं और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं दीप सिद्धू। इन दोनों के अलावा 38 लोग और हैं, यानी लोग टोटल 40 ऐसे लोग हैं जिसको एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उन्होंने सम्मन जारी किया है। और आज आज रविवार है, आज ही के दिन इनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इसको किसान संगठन दूसरे रूप में ले रहे हैं, पंजाब सरकार इसको इस रूप में ले रही है कि सरकार जानबूझकर एनआईए या ईडी इनके माध्यम से हमारा शोषण करा रही है, हमें परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। एक तरफ सर बीजेपी से, वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों की तैयारी भी बहुत बड़ी लेवल पर है। 15 जनवरी से उड़ीसा किसान जो है दिल्ली चलो यात्रा की शुरुआत हो गई है, 15 जनवरी से। तो अब आप देखेंगे कि ये बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी होते हुए 21 जनवरी को ये दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेगी। और वहीं पर अगर पुणे की बात करें तो पुणे से 12 जनवरी से किसान ज्योति यात्रा की शुरुआत हो गई है। यानी कहीं ना कहीं ये पूरे देश भर से किसान संगठनों को 26 जनवरी से पहले दिल्ली बॉर्डर में लाने की कोशिश है, ताकि सरकार पर और दबाव बनाया जाए। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन का राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। और कोई भी देश विरोधी, जो अभी कुछ पोस्टर देखे गए हैं, कुछ ऐसे लोग देखे गए हैं जो इस आंदोलन में आ गए हैं, तो किसानों को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें और अपना आंदोलन को पवित्र रखें और हिंसा से दूर रखें। लेकिन 26 जनवरी को क्या होगा, सबकी नजरें इसी बात पर है। इस पूरे आंदोलन में ये देखने को मिला सर, किसानों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कानून है उसके बाद मंडियां खत्म हो सकती हैं। जबकि अगर बात करें तो मंडी राज्य सरकार के अंदर में आती है और मोदी सरकार ने ये साफ कहा है कि मंडी खत्म नहीं होगा। और अगर इसी पे बात कर ले तो वो भी ये कह रहे हैं कि आपका खुला बाजार हो गया, पूरा देश खुला बाजार है आपका, आप कहीं भी किसान जाकर अपना अनाज फसल बेच सकते हैं। क्या अब किसानों के बीच में एक भ्रम बनकर रह गया ये सवाल, या किसान समझना नहीं चाहते इन बातों को?
देखिए, ऐसा है कि ये बात सच है कि इस कानून को लेकर के कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया है। कुछ लोगों के द्वारा किसानों के दिमाग से खेला गया है। ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। क्यों? और रही बात ये आपकी जो आपने बोला कि किसान कहीं पर भी जाकर के अपनी मंडी को बेच सकता है, एक ओपन मार्केट सिस्टम होगा, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, ये अच्छा सिस्टम होता है, क्योंकि जहाँ पर आपको दाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, वहीं पर आप अपने माल को बेचेंगे। अब आप इसे दूसरे नज़रिए से समझिए। एमएसपी की बात करते हैं। केवल शांता कुमार कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया था कि इस देश में केवल 6% ही किसान ऐसे हैं, जो एमएसपी पर बेच पाते हैं। ठीक है? लेकिन जो कानून बनता है, वो 6% के लिए नहीं बनता है। वो पूरे देश भर के किसानों के लिए बनता है। यानी 100% जो किसान हैं, सबके लिए बनता है। अब किसानों की कैटेगरी को भी आपको समझना होगा। बहुत से ऐसे निम्न वर्ग के किसान हैं जिनकी आय उतनी ज्यादा नहीं है, या जिनके पास खेती उतनी ज्यादा नहीं है, 1 या 2 एकड़ की ही जमीन है। मध्यम वर्ग के किसान हैं, तो बहुत से ऐसे उच्च वर्ग के भी किसान हैं जिनके पास बहुत बड़े जमींदार हैं, उनके पास जो है बहुत ज्यादा एकड़ में जमीन है, वो किसानी करते हैं और करवाते भी हैं। तो अलग अलग किसानों की कैटेगरी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एमएसपी वाला सिस्टम है, इसको सरकार लिखित में देने को तैयार है, लेकिन कानूनी जमा पहनाने को तैयार नहीं है। अब ये बात भी समझ के परे है। जब आप इतना विश्वास सरकार दे रही है किसानों को कि हम लिख के देने को तैयार हैं, तो अब उसी पे कानून ही आप बना दीजिए जो किसानों की मांग है, तो एक तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान ये हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने जो ये बोला कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जो राज्यों का विषय है। अब इस मामले पर कहीं न कहीं राजनीति भी हो रही है। अब आपको समझना होगा, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय ये तीनों किसान बिल संसद से पास हो गए, उसके तुरंत बाद दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया अपने यहाँ पे। लेकिन जब देखा कि पिछले आज लगभग 55 दिन हो गए हैं किसानों के आंदोलन को, तो अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो जब वो किसानों के साथ में है, तो केंद्र सरकार के बिल को उन्होंने अपने दिल्ली विधानसभा से क्यों उसको जो है अप्रूवल दे दिया। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को भी समझना होगा और केंद्र सरकार को भी समझना होगा कि ये लड़ाई दरअसल राजनैतिक नहीं है, ये सियासी लड़ाई नहीं है, इसे सियासी मुद्दा मत बनाइए, इसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मत बनाइए, ये किसानों का मुद्दा है। और एक बात बता दें कि जो फार्मिंग है, जो किसानी है, वो हमारे देश की कल्चर में है। 70% आज भी जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, वो खेती किसानी पर ही निर्भर है और किसान हर सरकार में परेशान होता रहा है। मेरा तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जब सबसे लंबे समय तक किसान ने का जो समस्याएं थी, कांग्रेस ने भी कहा कि हम आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे, और ये सारे बिल के जो प्रावधान हैं, ये कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में कह चुकी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये वाली सरकार इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ इस देश में जय जवान जय किसान का नारा तो कांग्रेस के ही जो नेता है और हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने दिया था। फिर इंदिरा गांधी की भी सरकार रही, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस ने शासन किया, 50-60 साल से ज्यादा किया। तो फिर इन सालों में, इतने वर्षों में कांग्रेस की दशा और दिशा क्यों नहीं सुधरी? इसलिए कांग्रेस भी सवालों के घेरे में है और आज जो है कांग्रेस की जमीन गायब हो रही है, इसलिए वो अपनी सियासी जमीन को तराशने के लिए किसान आंदोलन का सहारा ले रही है। वहीं किसानों को ये चाहिए कि वो उनके आंदोलन को कोई हाईजैक न कर पाए, उनके आंदोलन को कोई बदनाम न कर पाए, इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो ऐसे लोग हैं जो वहां पर जाकर के किसान के आंदोलन को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रखना चाहिए। और वहीं किसानों को भी ये बात समझना चाहिए कि जब आप सिस्टम पर, संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे, आप सवाल उठाइए, लेकिन अगर उन पर भरोसा नहीं रखेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रख रहे, आप सरकार पे भरोसा नहीं रख रहे, आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है वहां पर जाने को आप तैयार नहीं है, तो ये तो जिद हो गई ना, और ये जबरदस्ती की जिद हो गई। जब आप अड़ जाएंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। इसके लिए थोड़ा सा लचीला रुख सरकार को भी निकालना पड़ेगा और किसान संगठनों को निकालना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान निकलेगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल ये होगा सर कि ये आरोप लगातार लग रहे हैं जब इन तीनों कृषि कानूनों पर कि बीजेपी सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में इसे लाया, जहां पर किसान संतुष्ट नहीं है।
जीडीपी की बात करें इस कोरोना काल में, तो किस एग्रीकल्चर जो फील्ड है, जैसा कि आपने कहा 70% किसानी अभी भी हमारे देश में हो रहा है, उसी से चलता है हमारा देश का अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके बावजूद अचानक से ये कृषि कानून को लाना, फिर किसानों का अचानक से विरोध कर देना, क्या सरकार जल्दबाजी में कुछ गलती कर बैठी है? ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, और वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जरा उस दिन को याद कीजिए जब सरकार इस कानून को राज्यसभा में पारित कर रही थी, कितना सारा हंगामा हो रहा था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने किस तरीके से पूरा हंगामा किया, बाद में जो है जो राज्यसभा के सभापति हैं उन पर भी सवाल उठे कि उन्होंने सरकार पे सपोर्ट कर दिया और जल्दबाजी में इस कानून को पारित कर दिया। तो बस ऐसा इसीलिए मुझे लग रहा है कि सरकार को जरा अपने जो विपक्षी दल के लोग हैं, नेता हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए। किसान संगठनों के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जब आप कानून बनाते हैं ना, तो उसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सिर्फ किसानी के फील्ड में ही नहीं है, मतलब फार्मिंग सेक्टर में ही नहीं है, लगभग हर सेक्टर में है। एजुकेशन सेक्टर में आप देख लीजिए, इतनी सारी वैकेंसीज हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है, और पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रखा जा रहा है। इसके बाद उनको 1 सेमेस्टर के बाद हटा भी दिया जाता है। तो मतलब जब आप कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लाते हैं ना, तो कहीं न कहीं वो फिर ठेकेदारी प्रथा होती है। तो ठेकेदारी प्रथा ये अच्छी नहीं मैं समझता हूँ मैं, और सरकार को ये चाहिए कि आप सरकार हैं, आप कोई कंपनी नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सीईओ नहीं है। मुझे लग रहा है ये देश धीरे-धीरे जो है कंपनी बनने की तरफ जा रहा है, और जो हम नागरिक हैं वो हम नागरिक के तौर पर कम उपभोक्ता के तौर पर ज्यादा देखे जा रहे हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा हो, चाहे हमारे देश के जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो देखे, इवन हमारी गवर्नमेंट भी देखे। तो हमें ये समझना होगा कि हमारी जो संरचना है देश की, उसमें इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि एलपीजी जो आया था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन, ये अच्छा है हमारे देश की जो है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर आप अपनी मजबूत संस्थाओं को ही बेचने पे उतारू हो जाएंगे, चाहे भारतीय रेलवे हो, या आप बीएसएनएल का एग्जांपल ले लीजिए, या आप एयर इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, तो ये शुभ संकेत नहीं माने जाते। अब जो मुख्य आपका सवाल था कि किसानों को लेकर के क्या ये जल्दबाजी में आई है, तो बेशक जल्दबाजी में है, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन मेरा साथ में ये भी मानना है कि इस कानून में जो प्रावधान है वे सारे के सारे निगेटिव नहीं है, वो सारे के सारे निगेटिव नहीं है, उसमें बहुत से पॉजिटिव भी है। और मुझे लगता है जब कंपटीशन बढ़ता है ना, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलता है। अब एक उसको उदाहरण के साथ समझ लीजिए, हमारे देश में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं। अब जब से जियो आ गई, तो आपने देखा होगा बाकी कंपनीज को भी उसी तरीके से अपने सारे डेटा के जो कार्ड वो है रेट वगैरह वो रिवाइज करने पड़े, है ना। तो कहीं ना कहीं जब कंपटीशन बढ़ा तो उसका फायदा उपभोक्ताओं को मिला। लेकिन साथ ही में आपको बीएसएनएल की स्थिति भी समझनी पड़ेगी। बीएसएनएल किसका है? सरकार का है। तो सरकार अपने ही बीएसएनएल को जो है साइडलाइन कर रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर की जियो है उसको जो है 5G का मैंने सुना है लाइसेंस देने वाली है, वो उसको आगे बढ़ा रही है। तो ये विरोधाभास भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि सरकार को किसानों की समस्याओं को समझना चाहिए, और किसानों को भी चाहिए कि पॉइंट वाइज पॉइंट बात कीजिए। आप किसी समस्या पर जो है अड़िए मत, जबरदस्ती ये नहीं कि ऐसा होगा तो ही मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो ये भी सही नहीं है। बहुत भीषण सर्दी है, बहुत बुजुर्ग हमारे किसान हैं, बॉर्डर पर लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस देश में अगर जवान है, अगर किसान है, तो ही हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में थे अरुणेश द्विवेदी सर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो 3 कृषि कानून है उसे लेकर के पिछले 2 महीने से जो किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे कैसे उन्हें मानना चाहिए, और 26 जनवरी को होने वाले जो ट्रैक्टर मार्च की बात किसान कर रहे हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।